समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड आजकल आप लोग देख रहे हैं कि ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। और वैसे तो आप देखेंगे आज़ादी के बाद से ही इस पर चर्चा होनी शुरू हो गई थी। लेकिन आप देखते हैं कि 1980 में एक राजनीतिक दल की स्थापना होती है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी था। और उसके चुनावी मुद्दों में आप लोग देखें, मैनिफेस्टो में देखें तो 3 मुद्दे जोड़े गए थे। एक राम जन्मभूमि का मामला, राम मंदिर बनाने की बात, एक जम्मू कश्मीर से 370 हटाने की बात, एक देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात। तो उसके 2 मुद्दे खत्म हो गए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से 370 35 से हट चुका है। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बन रहा है, क्योंकि आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी फैसला सुना दिया है। अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा बचता है यूसीसी। और ऐसा कहा जा रहा है, कई पॉलिटिकल जो एनालिसिस करते हैं, राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छा मौका है, क्योंकि आपने देखा है कि 2 बार से भारी बहुमत उसे मिल रहा है। और 2024 का चुनाव भी है लोकसभा का, तो उसके पास कुछ कहने के लिए तो हो। क्योंकि आप देखिए राम मंदिर के नाम पर आप देखिए वोट बैंक ले चुके, 370 पर मिल चुके उन्हें वोट, अब इस पर भी मिले। और ये मुद्दे उठाने का उसे फायदा भी हुआ है। ठीक है। और देखिए समान नागरिक संहिता की बात करें तो ये होता क्या है और इसके फायदे क्या होंगे अगर लागू होता है तो, और इसके बारे में जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, गलत फहमियां फैलाई जाती हैं, और कहा जाता है कि ये कानून आने से एक खास धर्म को टारगेट किया जाएगा, उसे नुकसान होगा, उसके लोगों को नुकसान होगा, तो इसीलिए आप देखेंगे इसका विरोध भी किया जाता है। तो उन पर भी हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये सही है या गलत है। वैसे आप लोग इसके शब्द से आप लोग समझ में आ रहा होगा आपको, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म आप लोग स्कूल जाते होंगे तो आप लोग वर्दी पहनते होंगे ना। एक आप देखते होंगे कि सभी स्कूल में आप देखते होंगे ड्रेस सेम होती थी। और सिविल का मतलब होता है नागरिक, और कोड का मतलब होता है कानूनों का समूह। तो कहने का मतलब है कि सभी धर्मों, जातियों और समुदाय के लिए एक समान कानून हो। अभी आप देखते हैं क्रिमिनल केसों में सबके लिए समान कानून है। आप देखिए अगर कोई किसी की हत्या कर देता है तो वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, उस पर एक समान तरह से कानून के तहत उससे सजा मिलती है। लेकिन आप देखिए कि सिविल कानून अलग अलग हैं। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, हिंदू कोड बिल अलग है, तो इन्हें समान करने की बात हो रही है। अब आप देखिए मुस्लिमों में शादियों को लेकर देखिए या संपत्ति को लेकर देखिए, ये अलग अलग सब देखने को मिलते हैं, इन्हीं को एक करने की बात हो रही है। एक बात और आपको बता दूं, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, यह समान नागरिक संहिता लागू है, यह आपको समझ में आना चाहिए। वैसे अगर हम लोग समान नागरिक संहिता के अर्थ की बात करें, कॉमन एक बात करें, तो एक ऐसा कानून जो धर्म निरपेक्ष हो और जो किसी भी जाति या धर्म से ऊपर उठकर एक देश का सभी नागरिकों के लिए समान हो, और इसको सभी जाति मजहब के लिए समान होने के कारण धर्म निरपेक्ष कानून भी कहते हैं। और संविधान का अनुच्छेद अगर आप लोग 44 पढ़े ना, तो वो समान नागरिक संहिता लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों को सौंपता है। और एक बात आपको बता देता हूं, ये नीति निर्देशक सिद्धांत में आप लोग 44 आर्टिकल अनुच्छेद 44 देखते हैं, और इसलिए आप देखते हैं कि अदालतें इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकती हैं। वहीं अगर आप देखिए कि मौलिक अधिकार होता, संविधान के भाग 3 में होता, तो आप लोग तुरंत चले जाते, अनुच्छेद 32 के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते और कहते कि हमारे अधिकारों की हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों का हनन करता है। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य चाहे तो आपको सुविधा उपलब्ध करवा सकता है, ना चाहे तो नहीं करवा सकता है। ठीक है। तो इसी की कहानी जानना है समान नागरिक संहिता की। और वैसे आप देखिए कि सबसे ज्यादा इसका विरोध यही कह के किया जाता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करता है। उनका तर्क यह है कि इसे लागू करने से सभी धर्मों पर हिंदू कानून लागू हो जाएगा। और कई लोग कह देते हैं कि जो मुस्लिमों में 3 से 4 शादियां होती हैं वो बंद हो जाएंगी, तलाक लेने के लिए उनके कोर्ट के जरिए जाना होगा उन्हें, और भी शरीयत के अनुसार अपने परिवार को जायदाद का बंटवारा नहीं कर सकेंगे,
और समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद शादी, तलाक, दहेज, उत्तराधिकारी के मामले में हिंदू, मुसलमान और ईसाइयों पर एक समान ही कानून लागू होंगे। इस तरह के विरोध करने वालों के अपने तर्क होते हैं, वो अपनी बातें कहते रहते हैं। तो समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में एकरूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। वो हिंदू हो, चाहे आप देखेंगे चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, सबके लिए एक कानून देखने को मिलेगा। विवाह के मामले में, तलाक के मामले में, विरासत के मामले में, गोद प्रथा के मामले में, गोद लेने के मामले में। और विवाह तो आप देखिए ऐसा नहीं है, विवाह के मामले में एक बात याद रखिएगा, अभी आप देखते हैं कि उनमें हिंदू धर्म में आप देखते हैं कि 7 फेरे लिए जाते हैं, तो उनकी वो परंपरा है वो बनी रहेगी, वो नहीं हटाई जाएगी। लेकिन विवाह के बाद आप देखिए समान कानून सभी धर्म पर लागू हो जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। राज्य कहने का मतलब है देश से है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 44 संविधान में वर्णित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में से एक है और अनुच्छेद 37 में परिभाषित है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकेगा, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे, न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकेगा। इसलिए आप देखते हैं कि न्यायपालिका सलाह तो दे सकती है, लेकिन इसमें कोई कदम नहीं उठा सकती है, ठीक है। भारत में समान नागरिक संहिता की स्थिति की बात करें तो वर्तमान में अधिकांश भारतीय कानून सिविल मामलों में एक समान नागरिक संहिता का पालन करते हैं, जैसे भारतीय अनुबंध अधिनियम, नागरिक प्रक्रिया संहिता, माल बिक्री अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, भागीदारी अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम आदि। हालांकि राज्यों ने कई कानूनों में कई संशोधन किए हैं, परंतु धर्मनिरपेक्षता संबंधी कानूनों में अभी विविधता देखने को मिलेगा। हाल ही के कई राज्यों में एक समान रूप से मोटर वाहन अधिनियम 2019 को लागू करने से इनकार कर दिया था। और समान नागरिक संहिता यूसीसी की अगर हम लोग पृष्ठभूमि की बात करें तो इसकी अवधारणा का विकास उपनिवेशिक भारत में तब हुआ जब ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजों ने 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर भारतीय कानूनों के संहिताकरण में एकरूपता लाने की आवश्यकता पर बल दिया था। हालांकि रिपोर्ट में हिंदू मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस एकरूपता से बाहर रखने की सिफारिश की गई थी। और आप सभी जानते हैं उस समय अपराध देखिए जो करता था उसके लिए हर धर्म में अलग अलग सजा होती थी, तो उन्हीं को एक करने के लिए आप देखिए सबूतों, अनुबंधों को जैसे विभिन्न विषयों पर भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता लाने के लिए अंग्रेजों ने यह पहल की थी। और ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों की संख्या में वृद्धि ने सरकार को 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए BN राव समिति गठित करने के लिए मजबूर किया और इन सिफारिशों के आधार पर हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के लिए निर्वसीयत और उत्तराधिकारी से संबंधित कानून को संशोधित और संहिताबद्ध करने हेतु वर्ष 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के रूप में एक विधेयक को अपनाया गया था। और हिंदुआ में आप देखिए कि किन्ने किन्ने हिंदुओं में हिंदू आ जाते हैं हिंदू कोड बिल के अंतर्गत, बौद्ध आ जाते हैं, जैन आ जाते हैं, सिख आ जाते हैं। हालांकि मुस्लिम, ईसाई और पारसी लोगों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून थे। कानून में समरूपता लाने के लिए विभिन्न न्यायालयों ने अक्सर अपने निर्णय से कहा कि सरकार को एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। क्या न्यायालय हमेशा कहते रहे कि कोई कानून आप लाइए। और साहेबानो मामले 1985 में दिया गया निर्णय सर्वविदित है। सरला मुदगल 1995 में भी इस संबंध में काफी चर्चित है, जो कि बहु विवाह के मामले में इससे संबंधित कानूनों के बीच विवाद से जुड़ा हुआ है। और यह तर्क दिया जाता है कि ट्रिपल तलाक और बहु विवाह जैसी प्रथाएं एक महिला के सम्मान और उसके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। और केंद्र ने सवाल उठाया कि आप धार्मिक प्रथाओं को दी गई संवैधानिक सुरक्षा उन प्रथाओं तक भी विस्तारित होनी चाहिए जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। कि मान लीजिए आप देखिए किसी को ट्रिपल तलाक दे दिया, 3 बार तलाक बोल दिया और आप देखेंगे वो अलग हो गए, लेकिन आप देखिए कि उस महिला के अधिकार भी तो हैं। और फिर आप लोग संविधान के भाग 3 में जाते हैं तो वो मौलिक अधिकारों में और आप देखेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत में आपस में टकराव देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखिए इस तरह का कानून आता है तो वहाँ एक समरूपता दिखाई देगी और आप देखिए सभी के लिए सुरक्षा मिलेगी।
व्यक्तिगत कानूनों पर समान नागरिक संहिता के निहितार्थ क्या है? तो समाज के संवेदनशील वर्ग को संरक्षण मिलेगा। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित संवेदनशील वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, जबकि एकरूपता से देश में राष्ट्रवादी भावनाओं को बल मिलेगा। इसे यानी कि इसके पक्ष में जो है वो लोग कहते हैं कि इससे क्या होगा कि देखिए, समान नागरिक संहिता आने से महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित जो संवेदनशील वर्ग हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और एक रूपता आएगी और देश में राष्ट्रवादी भावनाओं को बल मिलेगा। इसके पक्ष में दूसरा ये कहा जाता है कानूनों का सरलीकरण होगा। समान संहिता विवाह, विरासत और उत्तराधिकारी समेत विभिन्न मुद्दों से संबंधित जटिल कानूनों को सरल बनाएगी और परिणाम स्वरूप समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों पर लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो। तो ये भी सरलता होगी कि अलग अलग नहीं देखना पड़ेगा। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बल मिलेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द सन्निहित है और एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नियमों के बजाय सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाना चाहिए। इसके पक्ष में रहने वाले एक और तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द की बात कही गई है, लेकिन आप देखिए कि अलग अलग धर्म कानून बने हुए हैं, तो एक कानून अगर आएगा तो सभी धर्मों के लिए बराबर रहेगा, किसी पर थोड़ा बहुत कुछ नहीं रहेगा। लैंगिक न्याय की बात भी ये लोग कहते हैं, एक तर्क भी देते हैं। यदि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो वर्तमान में मौजूद सभी व्यक्तिगत कानून समाप्त हो जाएंगे और जिससे उन कानूनों में मौजूद लैंगिक पक्षपात की समस्या से भी निपटा जा सकेगा। आप लोग अब ये देखिए, जो सिविल कानून है उसमें ऐसा दिखेगा आप लोगों को जैसे महिलाओं को कम आंख के देखा जा रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय किया जा रहा हो और पुरुषों को बढ़ावा मिल रहा हो। पुरुष उसमें शक्तिशाली आप देखेंगे दिखाई देते हैं। अगर ये कानून आता है तो उन्हें भी आप देखिए महिलाओं को समान न्याय मिलेगा, लैंगिक न्याय मिलेगा, वो चाहे ट्रांसजेंडर हो या कोई भी आप देखिए लैंगिक हो। अब आप देखिए इसके सामने चुनौतियों की बात करें तो केंद्र सरकार के पारिवारिक कानूनों में मौजूद अपवाद इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। स्वतंत्रता के बाद से संसद द्वारा अधिनियमित सभी केंद्रीय पारिवारिक कानूनों में प्रारंभिक खंड में यह घोषणा की गई कि वे जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू होंगे। लेकिन आप लोगों को एक और बात बता देता हूं, जब से 370 और 35 से हटा दिया गया तब से आप देखिए जम्मू कश्मीर में भी सभी कानून लागू होंगे। अब कोई भेदभाव बाकी राज्यों से नहीं किया जाएगा। और इन सभी अधिनियमों ने 1968 में एक दूसरा अपवाद जोड़ा जिसके मुताबिक अधिनियम में शामिल कोई भी प्रावधान केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी पर लागू होगा। एक तीसरे अपवाद के मुताबिक इन अधिनियमों में कोई भी गोवा और दमन द्वीप में लागू नहीं होंगे। गोवा में तो आप देखते हैं कि उनका अपना सिविल कानून एक तरह से देखने को मिलेगा। नागालैंड और मिजोरम से संबंधित एक चौथा अपवाद है, संविधान के अनुच्छेद 371 ए और 371 जी में शामिल किया गया है और जिसके मुताबिक कोई भी संसदीय कानून इन राज्यों के प्रथागत कानूनों और धर्म आधारित प्रणाली का स्थान नहीं लेगा। तो ये सारे कानून आप देखेंगे चुनौती बने हुए हैं। एक सांप्रदायिक राजनीति, कई विश्लेषकों का मत है कि समान नागरिक संहिता की मांग केवल सांप्रदायिक राजनीति के संदर्भ में की जाती है और समाज का एक बड़ा वर्ग सामाजिक सुधार की आड़ में से बहुसंख्यकवाद के रूप में देखता है। जो मैंने बोला है ना आप लोगों से कि असल में इस कानून को ना तो आप देखिए कि जो इसके पक्ष में है, जो आप देखिए कि उसकी बात करते हैं कि मुस्लिमों पर एक तरह से आप देखिए कि 3 शादियां 4 शादियां रोक लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ना तो वो कुछ जानते हैं और ना ही वो जानते हैं कुछ, दोनों पक्ष कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि एक संप्रदाय को इसमें बिल्कुल कमजोर रख दिया जाता है, टारगेट कर लिया जाता है पूरी तरह से कि उसी को ध्यान में रखते हुए लाया जा रहा है। लेकिन आप भी जानते हैं कि हिंदुओं में भी कई कुरीतियां आप लोगों को देखने को मिलती हैं, तो उनसे भी छुटकारा मिलेगा। इसमें संवैधानिक बाधा क्या है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता की अवधारणा के विरुद्ध है, तो ये भी बाधा है। आगे की राय क्या हो सकती है इसमें? परस्पर विश्वास निर्माण के लिए सरकार और समाज की कड़ी मेहनत करनी होगी, किंतु इससे भी महत्वपूर्ण है कि धार्मिक रूढ़िवादियों के बजाय इसे लोकहित के रूप में स्थापित किया जाए। और एक सामान्य सर्वव्यापी दृष्टिकोण के बजाय सरकार विवाह, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे अलग अलग कानून पहलुओं को चरणबद्ध तरीके से
समान नागरिक संहिता में शामिल कर सकती है। और सभी व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध किया जाना काफी महत्वपूर्ण है, ताकि उनमें से प्रत्येक में पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी पहलुओं को रेखांकित कर मौलिक अधिकारों के आधार पर उनका परीक्षण किया जा सके। मुझे लगता है कि अभी भी आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये समझ में भी नहीं आया होगा। ये तो आप देखिए, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये सभी महत्वपूर्ण एक तरह से परिभाषा या शब्द आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आंसर राइटिंग आप लोग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो वह इन पॉइंटों का उपयोग आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं देसी भाषा में सीधी सी, और मुझे लगता है कि इस तरह से आप लोगों के दिमाग में समझ में आता है। तो देखिए, समान नागरिक संहिता की बात करें, कॉमन सिविल कोड की बात करें, तो सबके लिए एक समान कानून, सिविल कानून की बात कर रहा हूँ। चाहे वो आप देखिए शादी की बात कर लीजिए, तलाक की बात कर लीजिए, गोद लेने की बात कर लीजिए, या आप देखिए संपत्ति के बंटवारे की बात कर लीजिए, इसके लिए एक कानून रहेगा, एक समान कानून रहेगा। वो चाहे कि कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, सबको सब पर बराबर से लागू होगा, कोई भेदभाव नहीं रहेगा। इस कानून के आने की बात हो रही है। और फिर आप देखिए कि विरोध इसका क्यों किया जा रहा है। तो विरोध इसलिए कहा जा रहा है कि वो आप देखिए कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो इसका विरोध करता है सबसे ज्यादा, और वो कहता है कि जो हिंदू धर्म इसे बढ़ावा मिलेगा और ये हावी होगा, इसका वर्चस्व बढ़ेगा, हमें टारगेट करके ये कानून लाया जा रहा है। और ऐसा कहा जाता है, वो लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम में आप देखिए जो शादियों की प्रथा है कि 2 से 3 4 कर सकते हैं, वो बंद हो जाएंगे। हम भाई तलाक नहीं ले पाएंगे, हमें तलाक लेना होगा तो हमें कोर्ट जाना पड़ेगा। तो इसको लेकर भी विरोध किया जाता है। और भी आप देखेंगे, वे कहते हैं कि अपने परिवार को जायदाद का बंटवारा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो कानून कहेगा उस हिसाब से करना पड़ेगा। और समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद शादी, तलाक, दहेज, उत्तराधिकार के मामले में हिंदू, मुसलमान और ईसाइयों पर एक समान कानून ही लागू होगा। अभी जो अलग अलग आप देखते हैं वो सब खत्म हो जाएगा। न्यायपालिका पर दबाव कम होगा और धर्म के कारण बरसों से पड़े केस जल्दी से सुलझा लिए जाएंगे, और कोई भी आसानी से धर्म के आधार पर राजनीति नहीं कर पाएगा। इसका ये फायदा होगा। और समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा। मुस्लिम में 3 शादियां करने का रिवाज टूटेगा। 3 बार जो तलाक कहने से शादी खत्म होगी वो भी रुकेगी। और अगर आपको तलाक लेना है तो हिंदू धर्म में आप देखते हैं कि कोर्ट आपको जाना होता है, तभी आप डिवोर्स ले पाते हैं। तो उसी तरह से आप देखिए हर धर्म को अपनाना होगा। और कॉमन सिविल कोड लागू होने से पहले कैसे होता था, तो आप सभी जानते हैं कि हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को सनातन धर्म से जोड़ा माना जाता है, और इसके कारण इसके लिए सभी के लिए समान कानून होता है, और जिसमें इनका एक से ज्यादा शादी करना गैर कानूनी माना जाता है हिंदू धर्म में। और मुसलमानों के लिए कानून उनकी धार्मिक किताब शरीयत पर आधारित है, और जिनके अनुसार उनका 3 शादियों का करना जायज है। ऐसा आप देखिए मुस्लिम के धर्मगुरु आप लोगों को बोलते हुए भी दिखाएंगे कि हमारा कुरान कहता है, हमारी ये किताब कहती है, धार्मिक किताब कहती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां लागू है अभी वर्तमान में, तो आप देखेंगे भारत में गोवा राज्य है, और 1961 में ही समान नागरिक संहिता लागू कर दी गई थी, तो जो पुर्तगाल शासन के समय लागू थे। अब आप देखिए गोवा में तो ये लागू है ना, फिर वहां तो कोई बवाल नहीं हो रहा है। वहां तो आप देखिए कोई अल्पसंख्यक है उनके साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, वो परेशान नहीं है। तो दूसरे देश में भर में अगर इस तरह का कानून लागू होता है तो किस तरह से कोई परेशान होगा, किसी को कैसे टारगेट किया जाएगा, किसी धर्म को कैसे टारगेट किया जाएगा। तो ये सब कहने की बातें हैं। भारत के कट्टर दुश्मन और पड़ोसी पाकिस्तान के साथ अमेरिका, आयरलैंड, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट धर्मनिरपेक्ष देश हैं, और वहां भी समान नागरिक संहिता कानून लागू है। ये भी आपको उत्तर मालूम होना चाहिए। अब आप देखिए नई सरकारें जो हमारे राज्यों में बन रही हैं वो भी कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ ये कानून लाएंगे, हम अपने यहाँ कानून लाएंगे, तो इसलिए भी ये काफी चर्चा में बना हुआ है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और समान नागरिक संहिता लागू करने के पीछे के तर्कों में से एक ये भी है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान का प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, और जिसके अनुसार भारत की सरकार किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करेगी, लेकिन सभी धर्मों का लॉ बोर्ड होने से तो जिनका कोई धर्म नहीं है उनका क्या होगा,
और इससे तो सरकार से ऊपर धर्म नजर आता है, और जिसके कारण समान नागरिक संहिता अब तक लागू होना एक दोष माना जाता है। तो ये सब फायदे होंगे इसके, क्या होंगे, फायदे ही होंगे। और बाकी आप लोग समझते रहिए, जो जैसा कहता है वैसा सुनते रहिए। तो यही कहानी है समान नागरिक संहिता की, यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। और क्रिमिनल केसों में पहले से ही लागू है कानून, एक समान कानून लागू होता है। लेकिन अपने अब जो पर्सनल कानून है वो भी खत्म करने की बात हो रही है, सभी के लिए एक समान कानून लाने की बात हो रही है, सीधी सी बात, ठीक है।